तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होगे और अपने घर पर होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिट की, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। तो अंक क्या है? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इनके बिना गणित का कोई रोल ही नहीं है, इनके बिना गणित में कुछ भी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इन्हीं अंकों से मिलकर जो बनती हैं वो होती हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं मेनली दो प्रकार की हैं, एक तो है वास्तविक संख्याएं जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं जिनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब ये जो काल्पनिक संख्याएं ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में, लेकिन इसका आप साइन जान लो, ये इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आई इमेजिनरी साइन को रिप्रेजेंट करता है। और वास्तविक संख्याएं जिनको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, ये बिलोंग्स करती हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और भी चिन्ह हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अब वास्तविक संख्याएं मेनली दो प्रकार हैं, एक है परिमेय संख्याएं और दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। यही मेन चीज समझने वाली है। यहाँ पे देखो, परिमेय संख्याएं हम जानते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 या 3/4 या 5/6। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो Q है, Q यानी कि जो हर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों में 0 नहीं है। और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे आगे, पहले इतनी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिख दें, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात कर दें अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा दशमलव प्रसार। तो उसको हम अगले पेज पर समझते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्या? दशमलव प्रसार। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, बस ये ध्यान रखो कि दशमलव प्रसार। ठीक है, एक होता है शांत जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे 10 में आपने 2 से भाग दिया तो ये कट गया पूरा, 2 पंजे 10, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात कर दें अशांत जिसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे आप 10 में 3 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव हम रखेंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, और ये ऐसे ही आएगा 3.333, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, जो कि है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब 10/3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3.33333 करके आएगा, मतलब कट नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, लेकिन कैसा है? आवर्ती है, यानी कि रिपीटिंग है। और रिपीटिंग बना है, रिपीट से ING जुड़ा है इसमें। रिपीट का मतलब वो चीज़ दोबारा होनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो चीज़ दोबारा हो रही, 3 यानी कि रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे ये सब क्यों आप बता रहे हो, तो ये आप समझ जाओगे, अभी एक सेकेंड रुक जाओ। और इसके बाद एक कंडीशन अशांत अनावर्ती, जैसे 3.156794323 मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है ये कट तो रही नहीं है, और ना ही क्या हो रही है? ना ही रिपीट हो रही है। देखो, हर बार दशमलव की अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, यानी कि ना तो ये कटेगा और ना ही ये रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो, पहली कंडीशन है शांत। अगर ऐसा मिलता है तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? परिमेय। अगर अशांत है तो भी क्या होगी? परिमेय होगी। और अगर अशांत है लेकिन कैसी है? आवर्ती है, तो भी ये क्या होगी? परिमेय संख्या। और अगर ये आ जाती है अशांत अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद कट भी नहीं रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी? ये होगी अपरिमेय संख्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। ठीक है, जो ना कटे और ना ही रिपीट हो तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो अभी एक दो टॉपिक और, मतलब एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 2 पॉइंट और जान लेते हैं। जैसे देखो, एक तो अब देखो, ये 2 पॉइंट हमें अशांत में अपरिमेय संख्या में जानने हैं। एक तो अशांत अनावर्ती, जो मैंने आपको बता दिया, मतलब जैसे दशमलव के बाद जो अंक हैं वो ना तो सेम होंगे और ना ही कटेगी वो संख्या। ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी?
अपरिमेय संख्या। और दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी वर्गमूल के अंदर। जैसे देखो अगर अंडर रूट में 4 लिखोगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, अगर हम रूट के अंदर लिख देंगे रूट 5, ठीक है, तो ना तो ये कटेगी संख्या, मतलब ये रूट से बाहर तो आ नहीं पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। और इसमें एक थर्ड पॉइंट भी होता है पूर्ण घन। जैसे देखो किसी का क्यूब रूट, जैसे 3 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, तो ये भी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें यही दो जानने हैं जो ज़्यादा मेन है हमारे, यानी कि वर्गमूल जिसका भी संख्या का वर्गमूल ना हम निकाल पाएँ वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और परिमेय संख्या को हम जानते ही हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख दें, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं क्या, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक की बात अब हम लोग करेंगे आगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, वैसे अब कोई भी समस्या आपकी बची नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार पर, यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो देखो परिमेय संख्याओं में कुल मिला के ये संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर आती है पूर्ण संख्या जिनको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है, फिर आते हैं हमारे पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप गिनती काउंटिंग करते जाओ जहाँ तक आप कर सकते हो। अब तुम लोग देखोगे ये साइन किसका है, तो ये भाई साइन होता है अनंत का, ठीक है, किसका होता है, अनंत का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट, इनफाइनाइट, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, शून्य की खोज की गई थी, ठीक है, मतलब खोजा गया था, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे इन प्राकृतिक संख्याओं में तो क्या हो जाएंगी, वो पूरी हो जाएंगी अपनी भाषा में, यानी कि पूर्ण हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से, तो 0 1 2 3 4, इसी तरीके से आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो अनंत तक, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, वो आप समझ लेना, ठीक है। जैसे पूर्णांक होता है 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, 3 4, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक, ठीक है। और फिर अगर आप इधर आ जाओगे -1 -2 -3, इसी तरीके से माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट तक। और 0 यहाँ पे जो है वो क्या है, ना तो धनात्मक होता है, ये क्या होता है, ना तो धनात्मक, और ना ही क्या होता है, ना ही ऋणात्मक। बस इतना आपको समझना है, ठीक है, ना 0 धनात्मक में गिना जाएगा, ना 0 ऋणात्मक में गिना जाएगा। तो अब वापस से हम लोग देख लेते हैं अपनी संख्याएं। परिमेय संख्याएं में हमें मालूम हो गई, ठीक है, जो P/Q के रूप में थी, और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 था, और P/Q क्या थे, वो थे हमारे पूर्णांक। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं की बात कर ली हमने, ये 1 से लेकर आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। और 0 की खोज की गई, तो अगर 0 जोड़ दोगे तो संख्याएं पूरी हो जाएंगी, तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। फिर बात आती है पूर्णांक की, तो पूर्णांक भी हमने जान लिए क्या, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। और जिनमें 0 क्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी दो संख्याओं के बारे में, जो कि हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो देखो ये प्राकृतिक संख्याओं में डिवाइडेड है, यानी कि जो 2 की टेबल में आती हैं, ठीक है, 2 4 6 8, वो क्या हो जाएंगी हमारी सम संख्याएं, 2 4 6 8 10, इसी तरीके से जो भी संख्याएं 2 से कटती हैं वो क्या हैं, सम संख्याएं। और बाद बाकी जो बच गई 1 3 5 7, इसी तरीके से अनंत तक, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी विषम संख्याएं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। जो 2 की टेबल में आती हैं वो क्या होंगी, सम संख्याएं, और जो 2 की टेबल में नहीं आती वो विषम संख्याएं, सिंपल सा लॉजिक। अब चलते हैं अपनी अगली संख्याओं पर 1 2। अब देखो आगे की संख्याओं से पढ़ने से पहले हमें गुणनखंड और गुणक, यानी कि फैक्टर और मल्टीपल, इनको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 8 और 1, ठीक है। ये इसके क्या है, फैक्टर, मतलब ये इससे कट जाता है, 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी और 1 से भी। लेकिन मल्टीपल क्या होगा, 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 16 24 32, ये क्या होंगे, मल्टीपल, यानी कि इसके गुणक होंगे, यानी कि जो इसकी टेबल है वो इसकी क्या कहलाती है, गुणक। और फैक्टर क्या है, मतलब जो 8 को काटते हैं, ठीक है। जैसे 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 कट जाएगा,
8 से काटोगे तो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कट जाएगा और 1 से काटोगे तो कट जाएगा। इनको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अब देखो इसमें क्या है, जिसका उस संख्या व 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। ठीक है, गुणनखंड का मतलब उससे वो संख्या ना कट रही हो। जैसे देखो 5 है, 5 को काटोगे तो आप किससे कटेगी, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। तो डेफिनेशन क्या है, उस संख्या व 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। तो इसका क्या, 1 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है या किसी से ये संख्या डिवाइड होती है, तो नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर काटोगे, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और 4 से कट रही है। तो यहाँ पे देखो उस संख्या से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, 1 से तो कटेगी ही कटेगी, तो 2 एक्स्ट्रा आया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाज्य संख्या, ये होगी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो इसके 2 से अधिक हैं, 3 गुणनखंड हैं, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 9 है, 9 के फैक्टर काटो आप, 1 से कट जाएगी 9, 3 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने निकल के आए, 3। तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अब जैसे 11 है, 11 को आप काटो, 1 से कटेगी और फिर 11 से ही कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आखिरी संख्या पर हम बात करते हैं जो होती है सहअभाज्य संख्या है, जिसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब ऐसी दो संख्याएं, जैसे 72 है, 72 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे 9 और 8, 9 8 72 होता है। तो इन दो संख्याओं का जोड़ा, 9 और 8 का जोड़ा, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अगर 8 और 16 ले लोगे तो इसमें 8 कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे 11 और 13, इन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब जैसे देखो 15 और 17, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, और 11 19 ले लो। इसी तरीके आप संख्याएं एक कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है, जैसे देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं कितने से, 1 2 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में जो हमने 0 जोड़ा तो वे क्या बनी, पूर्ण संख्याएं। ये स्टार्ट हुई 1 2 3 से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं बदली हमारी पूर्णांक में। ठीक है, फिर क्या आया, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिट से लेकर 0 से लेके माइनस इन्फिनिट तक, और फिर 0 से लेके प्लस इन्फिनिट तक। तो ये क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक भी किसके अंदर थे, वो थे परिमेय संख्याओं के अंदर। किसके अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, सारी की सारी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। उसी तरीके से सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरीके से सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं रहा होगा, आप लोग कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज को लगाएंगे और जो भी पॉइंट्स उसमें बताने लायक होंगे वो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।